हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे। जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे। एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे। स्टैटिक जीके शाम 6 बजे। रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे। साइंस क्लास शाम 8 बजे। संडे टू सैटरडे बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से बुंदेलखंड क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि एसएससी जीडी और साथ में एसएससी एमटीएस रेलवे ग्रुप डी और जो एमपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये सेशन। तो आइए बिना देरी करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, वो है यदि आप चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, और यदि आप लोगों के लिए जो भी चीज़ पसंद नहीं आती है इस सेशन में या अपनी कोई भी राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा तार निम्न में से कौन तार के प्रतिरोध पर प्रभाव डालता है या निर्भर करता है। देखिए, ताप के प्रतिरोध पर क्या निर्भर करता है, तो प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है रो रो इस प्रकार से बनता है रो एल बटे ए। यहाँ पे रो का मतलब क्या होता है, रो का मतलब होता है ताप, जो आपका जो तार यूज हो रहा है वायर, उसका क्या होता है, ये नेतांक होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध किसके, लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं प्रतिरोधकता किससे, प्रतिरोधकता इसे रो में कहा जाता है, जो रो इस प्रकार का बना जाता है तो इसे रो कहा जाता है। ठीक है, प्रतिरोधकता के लिए। तो देखिए, प्रतिरोधकता पे भी निर्भर करता है तार की लंबाई। देखिए आर क्या है, तार के लंबाई के समानुपाती है। ठीक है, तो तार की लंबाई पे भी निर्भर करता है और यहाँ पे क्या लिखा है, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे। तो देखिए यहाँ पे जो आर बराबर होता है, आर बराबर क्या, आर बराबर रो एल बटे ए होता है। ठीक है, जहाँ एल लंबाई होती है, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है और ए आर यहाँ पर क्या होता है, प्रतिरोध होता है और यहाँ पे इसकी जो जिस वायर यूज कर रहे हैं आप उसका नियतांक होता है। ठीक है, रो। तो यहाँ पे क्या, प्रतिरोधकता लंबाई, ठीक है, प्रतिरोधकता लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए, इन तीनों पर निर्भर करता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर, उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। देखिए, चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, एक चुंबक होती है। ठीक है, एक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, क्या, एन और एस। एक होता है नॉर्थ ध्रुव, एक होता है साउथ ध्रुव। ठीक है, यहाँ पे एक नॉर्थ ध्रुव होता है, एक साउथ होता है। यहाँ पर होता है एन और यहाँ पर होता है एस। ठीक है, तो जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं ना, जो चुंबक की इस प्रकार से रेखाएं निकलती हैं जिस कारण से वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित या आकर्षित करती हैं, तो वो किस कारण से करती हैं, वो चुंबकीय रेखाओं के कारण ही प्रतिकर्षित या आकर्षित करती हैं। तो जो चुंबकीय रेखाओं की जो दिशा होती है वो क्या होती है, चुंबकीय रेखाओं की दिशा होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, एन से एस की ओर इस तरह से होती है। ठीक है, इस तरह से चुंबकीय रेखाएं होती हैं, वो इस तरह से निकलती हैं। ठीक है, ये क्या है, ये चुंबक के बाहर एन से एस होती है। चुंबक के अंदर दिशा क्या होती है, चुंबक के अंदर होती है साउथ से नॉर्थ की ओर। ठीक है, ये चुंबक के अंदर होती है, चुंबक के बाहर क्या होती है, चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। चुंबक के बाहर एन से एस की ओर होती है, मतलब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। और चुंबक के अंदर यदि वो स्पेशल रूप से मेंशन करके कहे कि चुंबक के अंदर चुंबकीय रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो आपके लिए साउथ से नॉर्थ की ओर बताना होगा, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर बताना होगा। यदि वो
यदि स्पेशल रूप से पूछे आपसे, ठीक है, अंदर किस प्रकार से होती है, ठीक है, तो आपके लिए ए वाला आंसर देना है। यदि सिंपल पूछे तो उसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 30 है इसका सही आंसर, ठीक है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब कुंडली के गति की दिशा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तो उत्पन्न प्रेरित धारा का मान कितना होता है। देखिए एक चुंबकीय कुंडली होती है, ठीक है, कोई इस प्रकार से एक तार है, इसमें बाल लगा हुआ है, ठीक है, ये जब लंबवत घूमती है एक चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई रॉड लंबवत घूमती है, जब कोई कुंडली लंबवत घूमती है तो उसका मान क्या होता है, तो उसका मान सबसे अधिक होता है, लंबवत घूमने पर सबसे अधिक होता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है इसका सही आंसर है, ठीक है, लंबवत घूमने पर सबसे अधिक होता है। और यदि जब वो समांतर घूमती है, जब वो किसके चुंबकीय क्षेत्र, मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो इसके ये लंबवत घूम रही है, तो इसका मान क्या होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान सबसे अधिक होगा, ठीक है। और जब चुंबकीय क्षेत्र ये है और इसके समानांतर ही कुंडली घूम रही है तो सबसे कम होता है समानांतर में और लंबवत में सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसमें साइन का मान लगता है, क्योंकि साइन 90 का सबसे अधिक मान होता है 1 और साइन 0 को मान किया जब समांतर होगी तो कोण कितना बनेगा, 0 बनेगा, 0 का मान होता है 0। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों शेयर करते चलें, ठीक है, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में किसने परमाणु अंतर्मुखी विस्फोट की तकनीक विकसित की थी। देखिए सबसे पहले नंबर परमाणु अंतर्मुखी विस्फोट की तकनीक किसने विकसित की थी, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ठीक है, भाभा ने सबसे पहले नंबर की थी। तो इनका जो जन्म हुआ था डॉक्टर भाभा का कब हुआ था, 30 अक्टूबर 1909 में मुंबई में हुआ था, ठीक है। और इनका निधन 24 जनवरी 1966 में इनका देहांत हो गया था, ठीक है। तो इनके बारे में ये जानकारी है, इनका जन्म कब हुआ था, 1919 में हुआ था और इनकी डेथ कब हुई थी, 1966 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य से ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण से होता है। देखिए सूर्य से ऊर्जा का निरंतर सृजन किस से होता है, आपने देखा होगा कि अभी लाखों सालों से सूर्य अपना प्रकाश पृथ्वी को निरंतर दे रहा है, ठीक है, और भविष्य में भी देता रहेगा। तो ये किस कारण से दे पा रहा है, ठीक है, ये इस कारण से दे पा रहा है क्योंकि सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। सूर्य के अंदर क्या होता है, सूर्य के अंदर होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहा जाता है जब दो हल्के हल्के नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, एक भारी नाभिक बनाते हैं, तो उसे कहा जाता है नाभिकीय संलयन। क्या, जब दो हल्के हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है। तो सूर्य में क्या होता है, सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है जिस कारण से वह ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गामा किरणों से क्या होता है। देखिए गामा किरणों से क्या होता है, गामा किरणों से यदि आपके शरीर के अंदर गामा किरणों की अधिकता हो जाए या गामा किरणों से आपके शरीर पे अटैक किया जाए तो उससे क्या होगा, जीन म्यूटेशन हो सकता है। जो जीन होते हैं ना, जीन बायोलॉजी का शब्द है जीन, जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे सर बताएंगे आप लोगों के लिए। जीन का मतलब क्या होता है, जीन होता है जो आपके गुणसूत्र होते हैं ना उससे रिलेटेड होता है जीन, ठीक है। तो जीन म्यूटेशन हो सकता है, म्यूटेशन का होता है बदलाव, ठीक है, परिवर्तन। तो जीन म्यूटेशन हो सकता है यदि गामा किरणों से किसी व्यक्ति के ऊपर अटैक किया जाए। तो इसका जो गामा किरणों की भेदन क्षमता होती है ना, गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, जीन म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जा सकता है।
देखिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जा सकता है, तो सूक्ष्मदर्शी का काम क्या होता है, बारीक से बारीक चीज़ों का देखना, जैसे कि जीवाणु विषाणु। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। ठीक है, जीवाणु तथा विषाणु की संरचना देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। और इसके बाद और भी कई प्रकार की सूक्ष्मदर्शी होती है, जैसे माइक्रोन सूक्ष्मदर्शी और भी तमाम प्रकार के, जिससे हम और अलग अलग प्रकार की सूक्ष्मदर्शियों का यूज अलग अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशल रूप से हमसे किसकी पूछी गई है, इलेक्ट्रॉन की पूछी गई। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का काम क्या होता है, जीवाणु तथा विषाणुओं की संरचना को देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्र के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए समुद्र के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, मान लो कोई सबमरीन पनडुब्बी चल रही है समुद्र के अंदर। ठीक है, समुद्र के अंदर कोई पनडुब्बी चल रही है, तो उसका पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं, तो उसका पता लगाने के लिए सोनार का यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। सोनार का उपयोग किया जाता है समुद्र के अंदर, यदि किसी वस्तु का पता लगाना है तो सोनार का उपयोग किया जाता है। रडार का उपयोग कहाँ किया जाता है, रडार का उपयोग किया जाता है आकाश में, कोई वायुयान आ रहा है या जा रहा है तो उसकी जानकारी के लिए रडार का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारी आकाशगंगा की आकृति है। देखिए हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है, तो हमारी आकाशगंगा की आकृति है स्पाइरल। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 30 है, इसका सही आंसर है स्पाइरल, सर्पिलाकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अति लघु समय अंतराल को सही मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। देखिए अति समय अंतराल होता है ना, बहुत छोटा, जैसे आपने पहले क्या होता है, पहले होता है हावर मतलब घंटे। ठीक है, घंटे के बाद क्या होता है, मिनट। ठीक है, मिनट के बाद क्या होता है, सेकंड के बाद क्या होता है, मिनी सेकंड। ठीक है, सेकंड के बाद मिनी सेकंड होते हैं, मिनी सेकंड के भी मिनी सेकंड होते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ का पता लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है, उसके लिए परमाणु घड़ी का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 30 है, इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोट एक मात्रक है, ये पैसे वाला नोट नहीं है, आपको यहाँ पे स्पेलिंग भी इसलिए मेंशन की गई है, ये पैसे वाला नोट नहीं है। ठीक है, एक KNOT है। इस नोट का उपयोग किया जाता है किसकी चीज़ को मापने के लिए किया जाता है, तो इस नोट का उपयोग किया जाता है जलयान की गति नापने के लिए। ठीक है, जो समुद्र के अंदर जलयान चलते हैं, ठीक है, तो उनका जो गति होती है, उनकी स्पीड होती है, उसे नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, उसे नापने के लिए जलयान की जो गति नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, नोट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी। देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले नंबर किसने की थी, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 30 है, इसका सही आंसर है नील्स बोर ने सबसे पहले नंबर पर जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगें उत्सर्जित होती हैं। देखिए किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगें उत्सर्जित कहते हैं। देखिए किस प्रकार के उत्सर्जित कहते हैं, आपने देखा होगा कि इस प्रकार की एक छोटी सी लाइट आती है। ठीक है, एक छोटी सी लाइट आती है जिसमें एक बिंदु टाइप की एक रेखा में प्रकाश निकलता है, जो आप कहीं पे ही घालते तो उसे रास्ता में कहीं नज़र नहीं आता है। यदि आप कोई सामान्य टॉर्च लेते हैं तो सामान्य टॉर्च में क्या होता है, सामान्य टॉर्च में जो पूरा रास्ता का जो प्रकाश होता है ना, वो आप लोगों के लिए दिखता है। ठीक है, कोई सामान्य टॉर्च लिया आपने, ठीक है, यहाँ पे मान लो आपने एक सामान्य टॉर्च ली, तो यहाँ पे जो सामान्य टॉर्च से आप जो प्रकाश निकलता है ना, तो वो आप लोगों के लिए चारों तरफ फैला हुआ दिखाई देता है। और लेजर का काम क्या होता है, लेजर लाइट होती है ना, लेजर लाइट आप जहाँ पे भी घालोगे, लेजर लाइट यदि आप कहीं पे भी घालोगे, या घालने का मतलब यदि कहीं पे भी आप जलाओगे तो वो रास्ते में कहीं पे नहीं नज़र आएगी, आप जहाँ पे घालना चाहते हो वहाँ पे एक बिंदु समान आकृति दिखाई होगी। आपने मेलों में देखा होगा कि मेलों में एक छोटी सी लाइट आती है, जो आपके लिए आप बहुत दूर तक प्रकाश भी देती है। ठीक है, हालांकि वो बिंदु टाइप का प्रकाश देती है, तो इसके कौन से गुण के कारण ये बिंदु के रूप में और सिर्फ कहीं नहीं फैलती है, वो जहाँ पे यूज करना चाहते हैं डायरेक्ट वहीं पे एक बिंदु समान आकृति बनती है।
तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर है, क्योंकि समान आवृत्ति होती है। देखिए कोई चीज़ की समान आवृत्ति है, मतलब यहाँ पे जैसे आप मान लो, ठीक है, यहाँ समान आवृत्ति, समान आयाम और समान कला। तो इसका जो सही मीनिंग है, मान लो देखिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, आप दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति एक है ए है, एक व्यक्ति बी है, ठीक है। आपके पास टीवीएस की बाइक है, ठीक है, मान लो टीवीएस की बाइक आपके पास है और टीवीएस की बाइक आपके पास है, और मान लो आपके पास एक ही वैरायटी की गाड़ी है, जैसे आपके पास अपाची 160 है, ठीक है, अपाची 160 यहाँ पर है, अपाची 160 यहाँ पर है, ठीक है, और आपने 120 की स्पीड में चलाई और बी ने भी 120 की स्पीड में चलाई, तो आप दोनों बराबर समय पर एक ही समय पर पहुँचोगे, क्योंकि आपके पास एक ही प्रकार की क्या है गाड़ी है, एक ही रेंज की गाड़ी है और एक ही स्पीड से आपने चलाई, तो आप एक ही समय पर दोनों आदमी एक ही समय पर पहुँचेंगे। इसी प्रकार की होती है इसमें, ठीक है, इसी प्रकार की एक रेंज, इसी प्रकार की ये विशेषताएँ हैं। समान आयाम होता है आवृत्ति, समान आवृत्ति, एक सेकंड में जो अप डाउन कितनी बार कर रहा है इसे कहते हैं आवृत्ति, ठीक है, एक सेकंड में। तो समान आवृत्ति, एक ही आवृत्ति मतलब एक जैसी आवृत्ति, ठीक है, और एक ही आयाम मतलब बराबर आयाम, बराबर ऊपर जाना बराबर नीचे आना, ठीक है, एक ही आयाम एक ही कला, यहाँ पे एक बार ऊपर जाना एक दिन नीचे जाना, दो प्रकार की कलाएँ होती हैं, ठीक है। तो जब एक जैसी होती हैं तो वो प्रकाश एक ही बिंदु पर एक ही समय में पहुंचता है, इसी कारण से वो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय कर पाता है, ठीक है। यदि आप लोगों के लिए ये सेशन अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर है। उपरोक्त सभी किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगें उत्सर्जित करती हैं क्या? एक समान आवृत्ति, एक समान आयाम और एक ही कला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम सदा चंद्रमा का वही पार्श्व, यहाँ पे पार्श्व है, समान पार्श्व देख सकते हैं, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि चंद्रमा पे आप एक ही प्रकार की आकृति देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक ही प्रकार की आकृति देखते हैं। हालांकि आपको सिंपल आंखों से तो नहीं दिखता है जो स्पष्ट जूम करके, लेकिन जो नॉर्मल आपको लिए दिखता है, तो आप पृथ्वी पे यहाँ पे हैं, ठीक है, मान लो आप पृथ्वी पे यहाँ पे हैं और चंद्रमा के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं कि आपके लिए सिर्फ आप कभी भी देखेंगे एनी टाइम, तो आप एनी टाइम का मतलब जब जैसे शाम के टाइम चंद्रमा दिखता है तो शाम के टाइम आप देखते हैं, तो आप यदि देखेंगे तो आपके लिए यही चीज़ दिखेगी। कोई चीज़ यहाँ पे होगी वो वहाँ की चीज़ नहीं आपको दिखेगी। क्यों? क्योंकि जितना पृथ्वी का जो रोटेटेड टाइम है ना, एक दिन में जितना वो घूर्णन गति करती है अपने अक्ष पर, उतना ही चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ठीक है। तो जो चीज़ जिसके सामने रहती है तो वो चीज़ उसी के सामने बनी रहती है। इस कारण से जो इसका पीछे वाला हिस्सा है ना, वो हमें कभी नहीं दिखता है। जो जिस चीज़ के, जैसे मान लो इतना फोकस पड़ रहा है, ठीक है, जैसे इस व्यक्ति के सामने इतनी चीज़ पड़ी है, तो आप इतना ही चाहे एनी टाइम कभी भी देखिए, इतनी ही चीज़ आपके लिए दिखेगी। आपके लिए यहाँ की या यहाँ की नहीं दिखेगी, क्योंकि इन दोनों का टाइम रोटेशन है ना, वो एक ही है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 30 है, इसका सही आंसर है, ठीक है। जब पृथ्वी परिक्रमा पृथ्वी के परिक्रमण में उतना ही समय लेता है जितना कि अपने अक्ष पर घूमता है। देखिए जो चंद्रमा है ना, वो और पृथ्वी एक ही समय पर एक दूसरे के सामने रहती हैं, ठीक है, एनी टाइम। इसी कारण से जो हमारी चीज़ सामने होती है वही दिखती है। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 30 है, इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? देखिए परमाणु शक्ति संयंत्र आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े बम बनाए जाते हैं तो वो किस पर काम करते हैं? तो वो काम करते हैं नाभिकीय विखंडन, ठीक है, नाभिकीय विखंडन पर कार्य करते हैं। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। मैंने आप लोगों के लिए इससे पहले वाले जो क्वेश्चन निकल गए हैं उसमें नाभिकीय संलयन की परिभाषा बताई है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नाभिकीय क्या है, परमाणु शक्ति किस पे काम करती है? नाभिकीय विखंडन पे। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? जब एक भारी नाभिक छोटे छोटे हल्के नाभिकों में टूटता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है नाभिकीय विखंडन, ठीक है। और इसके पहले मैंने बताया है नाभिकीय संलयन की परिभाषा क्या है, ठीक है। नाभिकीय संलयन की परिभाषा क्या है? जब छोटे हल्के नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, भारी नाभिक बनाते हैं, तो उसे कहा जाता है क्या? नाभिकीय संलयन, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाभिकीय रिएक्टर में
इनमें से एक ईंधन का काम करता है। नाभिकीय रिएक्टरों में इनमें से एक ईंधन का काम करता है, वो कौन सा है जो एक ईंधन के रूप में काम करता है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है यूरेनियम। यूरेनियम है जो कि नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है। नक्षत्र का मतलब होता है अंतरिक्ष में कोई चीज़ है तो उसका रंग किस पर निर्भर करता है? तो उसका रंग निर्भर करता है उसके पृष्ठीय तापमान पर। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर है। ठीक है, पृष्ठीय तापमान पर निर्भर करता है उसका रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत चालकता की इकाई क्या है? विद्युत चालकता की इकाई क्या है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। विद्युत चालकता की इकाई क्या है? ओम है। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? प्रतिरोध की इकाई होती है ओम। और विद्युत चालकता की इकाई क्या होती है? विद्युत चालकता की इकाई होती है म्यू। म्यू लिखा है, क्या लिखा है? म्यू। ठीक है, विद्युत चालकता की इकाई होती है म्यू और प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम होती है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा उसके कारण निकलती है। देखिए, जो परमाणु बम होते हैं उनके विस्फोट होने के बाद भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, तो वो किस कारण से निकलती है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर है न्यूट्रॉनों का प्रोटॉन में परिवर्तन। ठीक है, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर है न्यूट्रॉनों का प्रोटॉन में परिवर्तन होने से भारी ऊष्मा निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से अधिकतम द्रव्यमान किसका होता है? देखिए, दिए गए जो विकल्प हैं इनमें से सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होता है? तो यहाँ पे सबसे अधिकतम द्रव्यमान किसका होता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो देखिए किसका कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है 9 पॉइंट, यहाँ पे दशमलव है 9 पॉइंट, यहाँ पे थोड़ा बड़ा सा लगा दूँ, 9.108 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम। ठीक है, -31 किलोग्राम। प्रोटॉन का कितना होता है? प्रोटॉन का होता है 1.672 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम। ठीक है, और न्यूट्रॉन का कितना होता है? न्यूट्रॉन का होता है 1.675 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम। ठीक है, अब आप यहाँ पे जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्यूरियोसिटी आ रही होगी कि यहाँ पे -31 है, यहाँ पे -27 है, यहाँ पे -27 है, फिर भी ए बड़ा क्यों नहीं है और ए बड़ा क्यों है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा तो है। अब देखिए मैं इसके लिए बताऊँ कि इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे जो -30 लगे हुए हैं ना, इस -31 का मतलब है इसके बटे में 1 लिख के 31 जीरो। ठीक है, तो आप यदि किसी चीज़ में आप मान लो 1 के बटे में क्या करते हैं, यदि आप 1 के बटे में क्या करते हैं, 1 के बटे में 10 करते हैं। ठीक है, और 1 के बटे में 100 करते हैं, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन होगी? तो इनमें से बड़ी होगी 1 के बटे 10, क्योंकि इसके में कितने कम जीरो हैं। ठीक है, और यहाँ पर अधिक जीरो हैं, तो ये क्या होगी? ये छोटी होगी। इसी प्रकार से है कि जिसके जितने अधिक जीरो हैं ना, यहाँ पे इसके बटे में इतने जीरो हैं, इसी वजह से ए हल्की चीज़ है और ए भारी चीज़ है। और यहाँ पे कितने का अंतर है? यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2-3 का अंतर है, इसीलिए से न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो अधिक होता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 30 है इसका सही आंसर है, जिसका इसका जो द्रव्यमान कितना होता है? 1.675 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? विमंदक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक का काम किया जाता है न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए। ठीक है, न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 30 है इसका सही आंसर है। जो न्यूट्रॉन होते हैं ना न्यूक्लियर रिएक्टर में, उनके लिए मंद करने के लिए उन्हें कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विमंदक का काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं, जो सुपर कंडक्टर होते हैं वो किस प्रकार के पदार्थ होते हैं?
तो वे होते हैं जो, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर, जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधित करते हैं। रोधित का मतलब क्या होता है? रोधित का मतलब होता है जो जितना कम प्रतिरोध पैदा करता है, ठीक है। सुपर कंडक्टर का काम होता है बहुत ना कम से कम प्रतिरोध उत्पन्न करना, ठीक है। सुपर कंडक्टर का काम होता है, कंडक्टर मतलब चालक, ठीक है, चालक। सुपर चालकों का काम क्या होता है? कम से कम प्रतिरोध उत्पन्न करना, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, जो विद्युत करंट के प्रभाव को बहुत न्यूनतम रोधित करता है, बहुत कम रोकता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः वायुमंडल में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? देखिए, जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वो मुख्यतः वायुमंडल में किसके प्रभाव के कारण होता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या होता है कि जो पृथ्वी का तापमान होता है, जो सतहीय तापमान, जो पृथ्वी का सतहीय तापमान होता है उसमें वृद्धि होने लगती है, ठीक है। और इसकी वृद्धि होने के कारण, तापमान में वृद्धि होने के कारण बहुत सारी जो पर्यावरणीय इफेक्ट होते हैं वो होने लगते हैं। ग्लेशियर पिघलने की ग्लेशियर पिघलने की घटनाएं सामने आती हैं, ठीक है। जो अभी चमोली जो अभी प्रेजेंट टाइम पे जो इंसिडेंस हुआ था चमोली वाला, वो इसी कारण से हुआ था, ठीक है। जहाँ पर एक बर्फ़ का पूरा एरिया पिघल गया था और वहाँ पर बाढ़ आ गई थी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा है इसका सही आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? देखिए, क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था, ठीक है, मैक्सवेल ने दिया था। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन के बारे में भी और जानकारी रहेगी थी यार थोड़ी, यहाँ पे आप लोगों के लिए और भी बताना है। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी सर जे थॉमसन ने, ठीक है। सर जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज, ठीक है। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, ठीक है, गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूटन की खोज की थी चैडविक ने, ठीक है, चैडविक। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन, जे थॉमसन, ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी, ठीक है। ये आप लोगों के लिए याद रखना है, ठीक है। अब हम वही क्वेश्चन पे चलते हैं, 23वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 23वां क्वेश्चन क्या था? ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? तो क्वांटम सिद्धांत का सुझाव दिया था मैक्स प्लैंक ने, ठीक है, मैक्स प्लैंक ने दिया था। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 30 है इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूक्लियर त्रिज्या की अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट क्या है? देखिए, न्यूक्लियर जो कि न्यूक्लियस का मतलब क्या हो? न्यूक्लियस होता है एन और पी, ठीक है। न्यूक्लियर होता है केंद्रक में एन और पी दोनों की जो संयुक्त होता है ना, इन दोनों के लिए न्यूक्लियर कहा जाता है, केंद्रक के लिए न्यूक्लियर कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या के लिए कोई भी परमाणु अणु है, अभी हमने देखा है कि जैसे हमने इलेक्ट्रॉन देखे हैं, प्रोटॉन देखे हैं, तो इनकी जो परमाणु त्रिज्या है ना, ये कितने बड़े होते हैं, इनके लिए इनकी जो त्रिज्या है इनका मापन करने के लिए और भी तमाम प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, परमाणुओं की त्रिज्या नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें किस यूनिट में उन्हें दर्ज किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 30 है इसका सही आंसर है। क्या? एंगस्ट्रॉम में उनकी लंबाई मापी जाती है, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में उनकी लंबाई नापी जाती है, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यदि दोस्तों आप लोगों के लिए मेरे प्रयास पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए
और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग।